इस दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके पीछे बेहद भयानक राज छिपे हुए हैं। इंसान ऐसी जगहों से जितना दूर रहे उतना उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर कोई इंसान उस जगह की सच्चाई ना जानता हो और वो उसके चंगुल में फंस जाए तो उसका वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सालों से नितेश अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रह रहा था। हर किसी की तरह उसका भी सपना था कि उसका अपना एक घर हो, और आज सालों बाद उसका ये सपना पूरा होने जा रहा था। अपूर्वा सोसाइटी में उसे एक घर बिल्डर से बहुत अच्छे दाम पर मिल गया। पूरी फैमिली को लेकर वो वहां पर पहुंचा। आपका घर हमने एकदम रेडी कर दिया है सर, बिल्कुल ठीक वैसे जैसा आपने कहा था। हाउस नंबर 666। कुछ अजीब नहीं है ये नंबर? इसमें अजीब क्या है? कहते हैं कि 666 शैतान का नंबर होता है और इस नंबर से जुड़ी कोई भी चीज शुभ नहीं होती। अरे मैम, आज के जमाने में आप कहाँ इन सब बातों को मान रही हैं? ये बस पुराने लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ सोनी, और तुम ऐसी सब बातें करोगी तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बिल्डर ने नितेश के हाथ में चाबी थमाई और वहां से चला गया। नितेश ने चाबी से दरवाजा खोला और वो लोग अंदर चले गए। तभी उनकी बेटी आस्था को अंदर की तरफ कुछ दिखाई पड़ा। एक परछाई अंदर के कमरे से उन्हें घूर रही थी, और जैसे ही आस्था की नजर उस पर पड़ी वो वहां से गायब हो गई। अंदर कोई है क्या पापा? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर वाले कमरे से कोई झांक कर देख रहा था अभी हमें, और फिर गायब हो गया। नहीं बेटा, कोई नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा वहम होगा। देखा, तुम्हारी बातों से बच्चे भी वहम करने लगे हैं। सबको लगा ये आस्था का वहम है, इसलिए आस्था की बात पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उनकी आस्था के अलावा भी एक बेटी रिद्धि और बेटा अर्णव था। वो घर बहुत बड़ा था, इसलिए तीनों बच्चों ने फर्स्ट फ्लोर पर अपने लिए अलग अलग कमरे ले लिए। नितेश और सोनी ने नीचे वाले बेडरूम में अपना सामान रख लिया। रात को सब लोग सो चुके थे। तभी आस्था को महसूस हुआ जैसे उसके बिस्तर के आसपास कोई चल रहा है। उसने अपनी आंखें धीरे से खोली तो बाहर बालकनी की तरफ उसे एक परछाई चलती हुई दिखाई दी। इतनी रात को यहाँ पर कौन है? रिद्धि, रिद्धि तुम हो क्या वहां पर? देखो, अगर तुम लोग मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो तो प्लीज मत करो। तुम लोग जानते हो ना मैं कितना डर जाती हूँ। जब आस्था के बार बार पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसे थोड़ा अजीब लगा। मगर अभी भी बाहर उसे वही परछाई नजर आ रही थी, लेकिन आस्था की बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और उसे लगा जैसे उसके हाथ पर किसी ने अपना खुरदरा हाथ रख दिया हो। उसने डरते हुए गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखा तो उसे लगा जैसे अभी अभी कोई उसके बिस्तर से उठकर सामने की तरफ भागा है। तभी उसकी नजर सामने लगे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी, जिस पर बाहर से आने वाली चांद की हल्की रोशनी गिर रही थी। उसने देखा कि नन का लिबास पहनी एक औरत सामने आईने में खड़ी है, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था और मुंह से जिंदा कीड़े रेंगते हुए नीचे गिर रहे थे। उसे देखकर आस्था बुरी तरह डर से चिल्लाई और उसने टीवी का रिमोट उठाकर शीशे पर दे मारा। वो शीशा वहीं चकनाचूर हो गया और उस आईने से एक काला साया निकलकर आस्था के शरीर में समा गया। आस्था की चीख और शीशे के टूटने की आवाज से सब लोगों की नींद टूट गई। वो घबराते हुए उसके कमरे की तरफ भागे और अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। ओह माय गॉड, कमरे की ऐसी हालत कैसे हो गई? ये शीशा कैसे टूट गया? पता नहीं पापा, मैं तो सो रही थी। अचानक से ये शीशा टूटने की आवाज आई और मैं डर गई। एक काम करो आस्था, अभी तुम रिद्धि के साथ जाकर उसके कमरे में सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारा कमरा साफ करवा दूंगी, वरना अगर पैर में कांच लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। उन दोनों ने बच्चों को कमरे में छोड़ा और नीचे चले गए।
मगर आस्था के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा हुए, लेकिन आस्था का बिहेवियर कुछ अजीब था। जो लड़की खाने पीने में इतने नखरे करती थी, उसने आज बिना किसी के बोले अच्छे से नाश्ता किया, और जिस अंडे को वो कभी छूती भी नहीं थी, आज उसने वो भी खा लिया। दीदी, आप तो कभी अंडा नहीं खाती थी, और तो और जब हम अंडा खाते थे आप तब भी हमारे पास नहीं बैठती थी, और आज आप अंडा खा रही हो। आस्था ने रिद्धि की तरफ देखा और उसे अजीब सी मुस्कान देकर वहां से उठकर सीधी अपने कमरे में चली गई। सुबह से शाम हो गई, मगर आस्था अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तो शाम को सोनी कॉफी बनाकर उसके कमरे में चली गई, मगर अंदर जो उसने देखा वो देखकर उसके हाथों से कॉफी का कप छूटकर नीचे गिर पड़ा। आस्था अपने सर को जोर जोर से दीवार में मार रही थी। पूरी दीवार खून से सुन चुकी थी और उसका माथे का मांस निकलकर बाहर आ चुका था। सोनी जल्दी से उसकी तरफ भागी। ये क्या कर रही है तू? रुक जा बेटा। आस्था। आस्था सोनी के काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए उसने अपने दोनों बच्चों को आवाज लगाई। आस्था के भाई बहन ने मिलकर उसे वहां से ले जाकर गाड़ी में बैठाया और वो उसे अस्पताल लेकर गए। ओह माय गॉड, कोई खुद के साथ इस तरह कैसे कर सकता है? क्या आपकी बेटी को कोई मानसिक बीमारी है? नहीं डॉक्टर, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पता नहीं कल से इसे अचानक क्या हो गया। ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया इसने। कल ही हमने नए घर में शिफ्टिंग की और आज ये सब हो गया। क्या लगता है शिफ्टिंग से आपकी बेटी के दिमाग पर कोई गहरा असर पड़ा है। शायद वो यहां नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी हालत इतनी खराब हो जाना सामान्य नहीं है। एक बार वो ठीक हो जाए तो हमारे साइकियाट्रिस्ट आपकी बेटी से बात करेंगे। डॉक्टर तो सोनी को ये सब कहकर चले गए, मगर सोनी को कहीं ना कहीं वो घर रास में ही आ रहा था। उसका मन अंदर ही अंदर बार बार कह रहा था कि उन्हें वो घर छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो आप? हॉस्पिटल वाले रात को यहाँ पर रुकने में ही देंगे? हमें घर चलना होगा। अर्नव और रिद्धि सोनी को घर ले आए। नितेश काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए जब वो घर आया तो उसे आस्था के बारे में पता चला। आस्था के बारे में सुनकर ही उसका दिमाग हिल गया। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये घर हमारे लिए शुभ नहीं है। सुना नहीं था आपने? घर में कदम रखते ही आस्था ने कहा था कि उसे कोई नजर आया है, लेकिन आपने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और सुबह भी उसने अंडा खाया जिसे वो कभी हाथ भी नहीं लगाती, और शाम को ये सब हो गया। हाँ पापा, मम्मी ठीक कह रही है। आपने देखा ना आस्था दीदी की हालत कितनी खराब हो गई है यहाँ पे आने के बाद। प्लीज इस घर को छोड़ दीजिए, इसे बेच के हम कहीं और घर ले लेंगे। मैं तुम लोगों की बात अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन ये सब जो हुआ उसका कारण ये घर नहीं है। इस सब की वजह वो वरुण है। वरुण की शादी के बाद आस्था एंटी डिप्रेशन पिल्स खाती आई है। कितनी बार मना किया उसे वो दवाइयां खाने से, लेकिन वो किसी की बात सुनती ही नहीं है। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये सब उन दवाइयों की वजह से ही हुआ है। और घर लेना कोई चुटकी बजा देने जितना आसान काम नहीं है। कितने सालों की कमाई जोड़कर एक घर लिया है, और जितने पैसों में ये घर खरीदा है ना, उतने पैसों में दूसरा अच्छा घर लेना मुमकिन भी नहीं है हमारे लिए। वो तो इस घर के मालिक को फौरन शिफ्ट होना था, इसलिए जल्द से जल्द इस घर को बेचना चाहते थे। तो हमें ये कम दाम में मिल गया, वरना अभी तक किराए के घर में ही रह रहे होते। नितेश अभी भी उन लोगों की बातें सुनने को तैयार नहीं था। 2 दिन बाद आस्था को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर वापस आई, मगर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक गंभीर सा भाव था। उसने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधी अपने कमरे में चली गई। रात को रिद्धि उसके पास उसके कमरे में गई तो रिद्धि ने देखा कि आस्था सामने एक टक दीवार की तरफ देखती हुई मुस्कुरा रही है। अरे क्या बात है दीदी, दीवार की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? कोई खुशी की बात है क्या?
कितनी बार कहा है तुमको मेरे कमरे के अंदर आने से पहले गेट नॉक कर लिया करो, लेकिन लगता है इस घर में किसी को कोई तमीज ही नहीं है। क्या करने आई हो तुम यहाँ पर? अरे आप इस तरह गुस्सा क्यों हो रही हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आज रात मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ, लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो मैं वापस चली जाती हूँ। किसी की कोई जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है मेरी चिंता करने की जरूरत तुमको। जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ, और खबरदार अगर अब मेरे कमरे में आई तो। आस्था ने पहले कभी किसी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। रिद्धि को उसकी ये बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन वो ये सोचकर चुप रह गई कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से आस्था का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। वो बिना कुछ बोले वहां से अपने कमरे में चली गई। आस्था उठी और उसने अंदर से अपना दरवाजा लॉक कर लिया। वो बाथरूम में आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई तो सामने उसके प्रतिबिंब में वही नन दिखाई दे रही थी जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और मुंह से जिंदा कीड़े नीचे गिर रहे थे। आज की रात तेरी आखिरी रात है। आज की रात सब खत्म हो जाएगा और फिर से एक नई शुरुआत होगी। आस्था ने शीशे में देखकर एक भयानक मुस्कान भरी और वो अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई घर के ऐसे हिस्से की तरफ गई जो बिल्कुल अंदरूनी भाग में था और आज तक उनमें से कोई वहां नहीं गया था। उस कमरे पर एक ताला लगा था। उसने वहां पर रखे एक दराज के अंदर से उस कमरे की चाबी निकाली। जैसे तो वो पहले से जानती थी कि इस कमरे की चाबी कहाँ रखी है। उसने वो दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चली गई। वो पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था और अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा न जाने कितने सालों से खोला ही नहीं गया। कितने सालों बाद आज ये कमरा खुला है। आज मेरी वो अधूरी क्रिया पूरी हो जाएगी और फिर उसके बाद आस्था उस भयानक मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। कमरे के बिल्कुल अंदरूनी भाग में नीचे तहखाने में जाने का एक रास्ता था। उसने वहां रखा एक संदूक हटाया और उसे नीचे जाने का रास्ता मिल गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से अपने कदम नीचे रखती हुई तहखाने में दाखिल हुई। मगर हैरत की बात यह थी कि इतने सालों से बंद कमरे के तहखाने में लगभग 100 मोमबत्तियां जल रही थीं। तभी आस्था के कानों में एक भारी आवाज पड़ी। उसी तहखाने के कोने में एक आदमी काला लिबास पहने एक बड़ी सी शैतानी मूर्ति के सामने बैठा था, जिसके सामने उसने अग्नि को प्रज्वलित किया हुआ था। उसने भारी स्वर में आस्था की ओर गर्दन घुमाकर कहा, यहाँ आओ और हमारे शैतान के सामने नतमस्तक हो जाओ। आज मेरी इस क्रिया को पूरा कर दो तुम। आस्था उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी अपने कमरे में सो रही सोनी अचानक हड़बड़ा कर उठी। वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में नितेश को उठाया। उठो नितेश, प्लीज उठो। क्या हुआ सोनी? तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो? कोई बुरा सपना देख लिया है क्या तुमने? भयानक सपना तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत अजीब लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आस्था किसी मुसीबत में है। उसे इस वक्त हमारी जरूरत है। क्या ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे दिमाग में ना वहम ने घर कर लिया है। अगर आस्था को हमारी जरूरत होती तो वो हमें बोल देती ना। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और सो जाओ। नहीं नितेश, ये मेरा कोई वहम नहीं है। तुम एक बार मेरे साथ आस्था के कमरे में चलो। जब तक मैं उसे सही सलामत देख नहीं लूंगी तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। प्लीज चलो। सोनी के इतनी बार बोलने पर नितेश उसके साथ आस्था के कमरे में उसे देखने गया, मगर जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो ना ही आस्था कमरे में थी और ना ही बाथरूम के अंदर। उन्होंने उसे अर्नव और रिद्धि के कमरे में भी देखा, मगर वहां भी वो नहीं थी। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, मगर जब वो उन्हें कहीं नहीं मिली तो अब उन सब का दिमाग घूमने लगा। मैंने कहा था ना, वो किसी मुसीबत में है।
लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा था इस घर में कुछ बहुत गलत है, चलते हैं यहाँ से। पता नहीं मेरी आस्था कहाँ होगी, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे। उसी वक्त अर्नव की नजर उसी दिशा में पड़ी जहां पर वो कमरा था। शायद उस तरफ भी कोई कमरा है। हम वहां कभी गए नहीं, एक बार चल के देखते हैं, शायद दीदी वहीं पर हो। वो चारों उसी तरफ चले गए तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो तहखाने का रास्ता देखकर उनके होश उड़ गए और तहखाने के अंदर से आने वाली रोशनी ने उन्हें नीचे जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तहखाने की तरफ जाते हुए रिद्धि का पैर मुड़ गया और वो ऊपर कमरे में ही रह गई। लेकिन वो तीनों जैसे ही सीढ़ियों से तहखाने में गए तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शैतान की मूर्ति के सामने एक अग्नि कुंड चल रहा था और उसके ठीक सामने आस्था अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे लेटी हुई थी। तभी काला लिबास पहने एक आदमी अपने हाथ में एक धारदार चाकू लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर उन सबका खून खोल गया और वो सब उसकी तरफ दौड़े। उन्हें देखकर वो वहां से भागने लगा, मगर नितेश और अर्नव ने उसे पकड़ लिया और जब उसके चेहरे से उन्होंने वो काला कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा देखकर उन सबके होश उड़ गए। तुम तो वही बिल्डर हो ना जिसने हमें ये घर बेचा था। ये सब क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, जाने दो मुझे यहाँ से। सच सच बताओ, आखिर मेरी बहन के साथ करने क्या वाले थे तुम? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इस आदमी को पुलिस के हवाले करना बहुत जरूरी है। अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर भी दिया तो तुम्हारी बहन ही मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जिस आत्मा का साया है उससे सिर्फ मैं ही इसे मुक्त कर सकता हूँ, वरना ये कभी इस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी बातों से वो तीनों बुरी तरह डर गए, मगर तभी सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो रिद्धि एक बाबा के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ रही थी। बाबा को देखकर बिल्डर के होश उड़ गए और वो तहखाने के दूसरे रास्ते से भागने लगा। तभी तांत्रिक बाबा ने उसके ऊपर अपने कमंडल से जल छिड़का और वो वहीं गिर पड़ा। दुष्ट, तुझ जैसे मनुष्य को जीने का कोई हक नहीं है। सच सच बता, क्या मकसद है तेरा? आस्था के साथ ये सब क्या किया है तूने? नहीं बताऊंगा मैं तुझे। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। बहुत समय से इस दिन का इंतजार किया है मैंने। तुम लोगों की वजह से मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। तभी बाबा ने अपने झोले से बबूती आस्था के माथे पर लगा दी और अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का। आस्था उसी वक्त होश में आ गई। जो तू करना चाहता था अब वो तो कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर तूने मुझे सारी सच्चाई नहीं बताई तो इसी वक्त इस आत्मा को तुझ पर हावी कर दूंगा और फिर इसका अंजाम तू अच्छी तरह जानता है। नहीं, ऐसा मत करना, वरना ये मुझे मार देगी। तो सच बोल, आखिर क्या खेल रचाया था तूने ये सब? इस तहखाने में मेरी बहन का शव है। वो एक नन थी। सामने वाले चर्च में वो प्रभु की सेवा की करती थी, लेकिन एक दिन उसे ऐसी बीमारी हो गई कि उम्र से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। मैं बहुत प्यार करता था अपनी बहन से। एक वही थी इस दुनिया में मेरे साथ, न मम्मी न पापा ना कोई और। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया और जिस प्रभु की वो सेवा करती थी उसने ही इतनी कम उम्र में उसे अपने पास बुला लिया। जब वो मेरी बहन को जीवन दान नहीं दे सका तो मैं उसके पास गया जो सब दे सकता है, शैतान। पिछले 15 साल से मैं ढूंढ रहा था किसी को शैतान को समर्पित करने के लिए, ताकि मेरी बहन वापस जिंदा हो सके। और फिर मुझे ये लोग मिले जो इस घर को खरीदने को तैयार हो गए। मैं कोई बिल्डर नहीं हूं, बल्कि इस घर का मालिक हूं। बहुत लोगों को कम दाम में ये घर देने की कोशिश की मैंने, मगर घर का नंबर देखकर कोई घर खरीदने को तैयार ही नहीं होता था। और जो कोई तैयार होता भी था तो घर के अंदर उन्हें ऐसा कुछ महसूस होता था जिससे वो घर खरीदते ही नहीं थे। मगर इन लोगों ने इसे खरीदा और मेरा काम बन गया।
आज अगर मेरी ये क्रिया पूरी हो जाती तो मेरी बहन वापस जिंदा हो जाती, लेकिन तुम लोगों की वजह से अब मैं फिर से उसे खो दूं। बिल्डर फूट फूट कर रोने लगा। तभी रिद्धि ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके वहां से ले गई। नितेश के परिवार ने भी वो घर छोड़ दिया। बिल्डर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे देखते हुए उसे सुधार गृह भेजा गया। मगर आज भी वो किसी ऐसी लड़की की तलाश में है जिसे वो शैतान को समर्पित कर सके और अपनी बहन को इस दुनिया में वापस ला सके। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।